हेलो नमस्कार, एक और इन्वेस्टमेंट थीम वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इन्वेस्टमेंट थीम ना बड़ा ज़बरदस्त है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। हमने काफ़ी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में एक बहुत प्यारा सा थीम पैकेज किया है और आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वैसे इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस का मतलब ये नहीं है कि कल आप बटन दबा के वो सारे स्टॉक्स को ले लीजिए। एब्सोल्युटली नॉट। The logic of investment theme videos which I follow for myself is कि investment theme videos पर देखकर जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स में मैं हमेशा मोमेंटम का इंतज़ार करता हूँ। अगर मोमेंटम आया तो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, अगर मोमेंटम चला गया तो मैं स्टॉक को बाय बाय कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा होगा मेरे बाकी सारे इन्वेस्टमेंट, आपने देखा नहीं अभी तक। अरे इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब स्टॉकेज के अंदर में लर्न सेक्शन में आओगे ना, बाय द वे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट एट ऑल। लर्न सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर लर्न टू इन्वेस्ट है। लर्न टू इन्वेस्ट में मैंने इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं वो पूरा अच्छे से समझा रखा है। बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग, फिर एक सेक्टर का एग्जांपल लेके डिटेल में एक सेक्टर को पकड़ के समझाया। और ये यहाँ पर थीम वीडियोस में इतने सारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से बड़ा थीम्स पैसा कमाने का एक वीडियो सक्सेसफुल मैं यहाँ तरीका पर ये रिकॉर्ड कर रखा हूँ। माफ़ कीजिएगा, वीडियो चल गया। तो 29 वीडियोस ऑलरेडी हैं, आज 30वां वीडियो है। देख रहे हैं कि नहीं? आप नहीं देख रहे हैं, स्टार्ट करिए। इट्स फैंटास्टिक। स्टॉकेज खाली डाउनलोड करिए फ्री में, नो कॉस्ट एट ऑल फॉर स्टॉकेज लर्नर्स। तो आज का जो मेरा इन्वेस्टमेंट थीम टॉपिक है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब दवाइयाँ वाली इंडस्ट्री पे आज हम चर्चा करेंगे। और क्यों मुझे लगता है कि इनके अंदर में पोटेंशियल है कि ये लंबी अवधि की थीम बन सकती है, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बट अगर आप लंबी अवधि के लिए किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसमें पोजीशन रेगुलरली बिल्ड करना चाहते हैं या मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो ये सेक्टर है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो प्रेजेंटेशन आपके सामने और मैं आपके सामने, सो लेट्स गो। तो पहले ये जो पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका वैल्यू चेन समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप, जो दवाई बनती है, जो ड्रग बनता है, वो उसका पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग न्यू मॉलिक्यूल्स एंड प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। दवाइयाँ कैसे बनती है? मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के इक्वेशन से दवाइयाँ बनती है और प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होता है। ये पहला स्टेप हुआ। इसका मतलब R&D। ये पूरा सेक्शन R&D है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी इंडस्ट्री का। अगर R&D नहीं होगा तो नई दवाइयाँ कैसे बनेंगी? नई दवाइयाँ नहीं बनेंगी, नई बीमारियों को सॉल्व नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अप्रूवल। तो ये जो दवाइयाँ, एक पहला स्टेप में R&D होके एक बेसिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना, उसके बाद वो क्लिनिकल ट्रायल में जाता है। कुछ जानवरों के ऊपर में टेस्टिंग होती है, कुछ इंसानों पे टेस्टिंग होती है, और रेगुलेटरी क्लियरेंस, क्योंकि रेगुलेटर्स बहुत है इसके अंदर भी। कोई भी कुछ भी बना के आपको मेरे को नहीं खिला सकता है। रेगुलेटर लगा हुआ है जो चाहता है कि सही चीज़ ही हम आप खाएं। स्टेप 3, API एंड फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग। API हो गया जो बेसिक रॉ मटेरियल है दवाइयाँ बनाने के लिए, उसको कहते हैं API। और फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग वो जो रॉ मटेरियल बना वो फाइनली रॉ मटेरियल फाइनल ड्रग फॉर्मुलेशन का प्रोडक्शन में यूज हुआ। स्टेप 4, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अल्टीमेटली दवाइयाँ जब हम खरीदते हैं तो वो एल्यूमिनियम की फॉयल होती है ना, जहाँ पे आप काटते हैं दवाइयाँ खाते हैं, तो पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अल्टीमेटली दीज आर केमिकल्स विच वी आर ईटिंग इन वन फॉर्म, राइट। तो उसको सही टेम्परेचर पे सही तरीके से पैकिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योरिंग सेफ्टी, लेबलिंग एंड सप्लाई चेन लॉजिस्टिक। स्टेप 5, मार्केटिंग एंड सेल्स। अल्टीमेटली दवाइयाँ भी तो मार्केटिंग ही होती है, राइट। और मार्केटिंग कैसे होती है? डॉक्टर के थ्रू होती है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप देखिएगा मेडिकल रिपोजिटरी बैठे रहते हो, बताते रहते हैं डॉक्टर साहब ये कंपनी की हमारी ये दवाइयाँ हैं। तो अल्टीमेटली डॉक्टर आपको वही दवाई रिकमेंड करता है जिसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन है। तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग, और थोड़ा थोड़ा आपने टीवी में एड्स वगैरह भी देखा होगा कुछ कुछ दवाइयों का। तो प्रमोशन टू डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड डिजिटल सेल्स, जो कि बहुत बड़ा सेगमेंट अब आने वाले दिनों में होता जा रहा है कि लोग ऑनलाइन ही दवाइयाँ ऑर्डर कर रहे हैं बड़े बड़े डिस्काउंट पे। और स्टेप 6, पोस्ट मार्केट सर्विलेंस एंड पेटेंट्स, विच इज बेसिकली एक बार दवाई लॉन्च हो गई उसके बाद सर्विलेंस होता है कि दवाई का रिएक्शन क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, सही जा रहा है, गलत जा रहा है। तो पोस्ट मार्केट, बिकॉज ये कांस्टेंट प्रोसेस है। दिस इज नॉट अ कि दवाई बना दी, ये कोई साबुन तेल नहीं है कि इसका बेसिक इक्वेशन है साबुन बन गया अब उसके बाद बिक रही है उसके बाद क्या हो रहा है मैटर नहीं करता फ्रॉम अ रेगुलेशन पर्सपेक्टिव। तो पोस्ट
मार्केटिंग, सर्विलेंस बाय द रेगुलेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये 6 स्टेप के अंदर में हमने पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को यहाँ पर समराइज कर रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम लोग धीरे धीरे और डिटेल में जाएंगे, बट बेसिक लैंग्वेज में ये 6 स्टेप ही है दवाई बनाने के। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अगर पूरे फार्मा सेक्टर को हमको डिटेल में डिस्कशन करना है तो ये एक सिंपल सा चार्ट है, बट काफ़ी इफेक्टिव चार्ट है जो आपको बताएगा। पहला, ये सेक्टर के अंदर में प्लेयर होते हैं CDMO। CDMO क्या है? फुल फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। जैसे अगर किसी बड़े ब्रांड को, से एग्जांपल क्रोसिन कोई ब्रांड बनाती है, कोई कंपनी बनाती होगी, ब्रांड है क्रोसिन। अब वो चाहती है कि यार मैं किसी को आउटसोर्स कर दूं कि वो मेरे को मैन्युफैक्चर करके दे दे और मैं अपना ब्रांड का थप्पा लगा के उसको बेचूंगा। जो जनरली क्या होता है, जेनरिक ड्रग्स जो होती है, जो कि आप देखोगे जेनरिक दुकानें होती है बहुत सारी, राइट। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो जेनरिक ड्रग्स का बड़ा अच्छा काम कर रहा है, दवा दोस्त उसके नाम है। मैं कभी मौका मिलेगा तो उससे भी इंटरव्यू करवाऊंगा। तो जेनरिक दवाइयाँ बहुत सस्ती होती है और जब उसके पास ब्रांडिंग का एक तड़का लग जाता है तो महंगी हो जाती है। तो वो जो कंपनी है जो ब्रांड को ओन करती है वो मैन्युफैक्चर भी कराती है। इसको 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जेनरिक और पेटेंटेड। पेटेंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब R&D होती है, मेहनत होती है रिसर्च करने में, तो वो रिसर्च को पेटेंट मिलना चाहिए। तो दुनिया का लॉ है कि पेटेंट आप करवा सकते हैं, 20 साल तक आपको पेटेंट का राइट मिलेगा। उसके बाद जो दवाई है ना वो जेनरिक हो जाती है। इसका मतलब कोई भी उस दवाई को मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकता है। तो जब तक दवाई पेटेंटेड होती है, राइट, वो स्पेशलाइज्ड दवाई होती है, महंगी भी होती है। द मोमेंट वो पेटेंट से आउट हो जाती है, जेनरिक हो जाती है, वो सस्ती हो जाती है। तो CDMO के अंदर में कुछ मैन्युफैक्चरर जेनरिक दवाइयाँ बनाते हैं, कुछ पेटेंटेड बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर। ठीक है ना। सेकंड हो गया API का फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब जो बेसिक फार्मास्यूटिकल, जो दवाई बनाने का बेसिक इंग्रेडिएंट है ना, API उसको कहते हैं। वो API भी जेनरिक API हो सकता है, स्पेशलिटी API हो सकता है। और इसमें चाइना बहुत बड़ा है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा API मैन्युफैक्चर है, इसलिए शायद चिंता भी ज़्यादा होती है कि यार हम लोग जो कोर चीज़ है, बेसिक चीज़ है दवाई बनाने में, जो मॉलिक्यूल्स है, वो अल्टीमेटली हमको चाइना से लेना पड़ता है, राइट। तीसरा NCE, न्यू केमिकल एंटिटीज। न्यू केमिकल एंटिटीज का मतलब हुआ जो नई बीमारियां आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए नया कोई दवाई का डिस्कवरी, नया केमिकल का डिस्कवरी। तो वो एंटिटी होती है जो न्यू केमिकल को आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद है फॉर्मुलेटर्स हो गया जो भी बेसिक रॉ मटेरियल वगैरह से उससे जो दवाई बनी। एंड फाइनली कई ऐसी कंपनीज होती है जो कि पूरा टर्न की खुद ही करती है, जैसे सन फार्मास्यूटिकल हो गया या और भी इस तरह की कंपनी जो पूरा कार्यक्रम खुद ही करती है। तो वो फॉर्मुलेटर US बेस्ड फॉर्मुलेटर्स है, ज़्यादातर दवाइयों का डिस्कवरी वहाँ US से होता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर्मुलेटर। एंड लास्टली इंटरमीडिएट्स भी एक तरीके के एजेंट्स हैं जो कि यहाँ से लेके अल्टीमेटली API को सप्लाई करते हैं। तो ओवरऑल पूरे फार्मा इकोसिस्टम के अंदर में यही लोग हैं जो पूरी इंडस्ट्री को चलाते हैं। नाउ रेगुलेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये दवाइयों की बात है और रेगुलेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के अंदर में ये 4 लोग हैं जो रेगुलेट करते हैं। पहले हो गया CDSCO, जो कि दवाइयों, न्यू दवाइयाँ और वैक्सीन्स को अप्रूव करती है। ICMR जो है वो रिसर्च को ट्रैक करती है कि रिसर्च सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स को ट्रैक करती है कि गलत तरीके से क्लिनिकल ट्रायल तो नहीं किया गया। PCI जो है वो एजुकेशन, ये पूरा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करती है। फार्मेसी कॉलेजेस और फार्मासिस्ट लोगों को रजिस्टर करने का काम PCI करती है। और NPPA जो है वो बेसिकली प्राइस मॉनिटरिंग करती है कि भाई कोई भी अगर स्पेशलिटी दवाई है तो उसका अनरीजनेबल प्राइस नहीं चार्ज होना चाहिए। तो चाहे वो नेसेसिटी दवाई है उसका प्राइस रिजनेबल होना चाहिए, या स्पेशलिटी दवाई है। नहीं तो क्या होगा, सपोज एक दवाई है जो एक ही मैन्युफैक्चरर के पास है तो खुद भी प्राइस चार्ज कर लेगा। तो अल्टीमेटली आइडिया ऑफ दिस इंडस्ट्री इज टू हेल्प पीपल रिकवर। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे तो फिर रिकवरी प्रोसेस में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका होने का अस्तित्व क्या है। तो ये जो NPPA है ये प्राइस को कंट्रोल करती है या मॉनिटर करती है। मैं कंट्रोल नहीं बोलूँगा बिकॉज इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री जहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं प्राइसेस को, बट मॉनिटर करते हैं प्रॉपर्ली। तो अब मार्केट साइज की बात करते हैं पूरे फार्मा इंडस्ट्री की। तो देखिए फार्मा इंडस्ट्री जो है ना वो पूरे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में सेकेंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सबसे बड़ा है हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है। और फार्मा जो दवाइयों की कंपनी है उसके अंदर में 20%
कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का। आज के डेट में इंडिया का जीडीपी है तकरीबन $4 ट्रिलियन, ठीक है। और हेल्थ केयर इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 2.5% ऑफ दी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, स्पेसिफिक इस इंडस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2.7 मिलियन पीपल है जो इसके अंदर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है। अगर आप इंडिया का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर देखोगे, ये ग्राफ है, ये बताता है कि 0.9% ऑफ जीडीपी, 1.2% ऑफ जीडीपी, 2.1% जीडीपी, और ग्रो कैसे कर रहा है? 3%, तकरीबन 6.4%। तो इंडियाज एलोकेशन टुवर्ड्स हेल्थ केयर एज पार्ट ऑफ आवर जीडीपी इज ग्रोइंग, राइट। और इंडिया का फार्मास्यूटिकल मार्केट देखोगे, दवाइयों का मार्केट देखोगे, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो एक्सपोर्ट, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट भी काफ़ी करते हैं। तो यहाँ पर चार है 17 40 यूएस बिलियन, तो 4 बिलियन, 17, 49 बिलियन, 2030 में 130 बिलियन एक्सपेक्टेड है, 2040 में 270 बिलियन, और 2047 में $450 बिलियन का मार्केट ये एक्सपेक्टेड है, जो कि बहुत ही छोटा मार्केट है, 50 है आज की डेट में। ये रिपोर्ट कहाँ से मिला हमको? ये ENY और OPPI इनका मिला के एक रिपोर्ट था, वहाँ पर ये डेटा है। ये हमने नहीं निकाला डेटा, ये किसी ने एजेंसी ने ही ये डेटा दिया है एज एन एक्सपेक्टेशन। यूनियन बजट ने, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली कुछ भी करना चाहता है तो हमको बजट प्रोसेस के अंदर में उसका एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा, तो यूनियन बजट ने काफ़ी एलोकेशंस बढ़ाए। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर पे गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का एलोकेशन किया 2026 के अंदर में, विच इज़ ऑलमोस्ट 9.78% इंक्रीज ओवर प्रीवियस ईयर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने शुरू भी कहा ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो करीबन 20,000 करोड़ जो है वो मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किया। कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन कि ये जो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स है उन पे गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन किया ताकि उसमें ड्यूटीज कम हो जाए और ड्यूटी रेट जो है वो 5% हो जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट की जो डे केयर, कैंसर सेंटर्स वगैरह है, करीबन 200 सेंटर का एलोकेशन टारगेट गवर्नमेंट FY26 में कर रहा है। ना गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है, गवर्नमेंट चाहती है कि खासकर जो ग्राउंड लेवल पे हेल्थ केयर के प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना चाहती है, क्योंकि उनको तो पता है पैसा वाला जो है वो तो कहीं ना कहीं अपना ट्रीटमेंट करा लेगा, पर जिसके पास पैसा नहीं है उसको बेसिक हेल्थ केयर, उसको थोड़ा एडवांस हेल्थ केयर, बिकॉज दवाइयाँ, बीमारियाँ भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, इनोवेशन हो रहा है बीमारियों के अंदर में भी। अब देखिए खांसी होती है तो रुकती नहीं है आजकल, खांसी आपके भी हो रही होगी, खांस रहे, कोई भी दवाई काम नहीं करती है। ये सब इवोल्यूशन ऑफ डिजीजेज है। तो गवर्नमेंट को तो नीचे लेवल पे वर्क करना है, तो कई स्कीम्स है, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है जो कि इंश्योरेंस देता है 5 लाख रुपए तक पर फैमिली। जैसे प्रधानमंत्री भारतीय जनशिदा परियोजना है जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, अफोर्डेबल हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन को सप्लाई करना, विच आर 50 to 90% चीपर। जैसे PLI स्कीम है जहाँ पे गवर्नमेंट डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज को रिड्यूस करना चाहता है, स्पेशली API के अंदर में जहाँ चाइना पे डिपेंडेंसी है। गवर्नमेंट चाह रहा है कि भाई मैं तुमको पैसा देता हूँ, तुम इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चर करो। और जैसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है जहाँ पर AI और जो नए टेक है, बिग टेक है, उसको यूज़ करके गवर्नमेंट चाह रहा है कि डायग्नोस्टिक फटाफट हो, और जितना जल्दी डायग्नोस्टिक होगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा, उतना हमारे लिए वेस्टेज कम होगा, बिकॉज जान भी बचेगी और समय भी बचेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाई इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आउटलुक रिमेन्स ब्राइट, क्यों ये ब्राइट आउटलुक है, थोड़ा पॉजिटिव बात भी करेंगे और थोड़ा मैं केयरफुल होने के लिए भी बोलूँगा आपको, बिकॉज 1-2 स्लाइड के बाद में थोड़ा वार्निंग सिग्नल्स भी है। बट लेट्स टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अब जैसे फार्म इजी है, टाटा 1mg है, सस्ता सुंदर है, सब ऑनलाइन फार्मेसी है जो 20% डिस्काउंट देके आपको बोलिए कि दवाई आप मेरे से ले लो। तो एक्सेस ऑफ मेडिसिन हैज़ बिकम वेरी वेरी स्मूथ। जैसे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, तो इंडिया ऑलमोस्ट दुनिया का 20% जेनरिक ड्रग का मैन्युफैक्चर इंडिया, इनफैक्ट इंडिया को बोलते हैं दुनिया का फार्मेसी, 20% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम ये है कि हम जेनरिक दवाइयों में तो बहुत बड़े हैं, बट जो पेटेंटेड दवाइयाँ उसमें हम अभी भी छोटे हैं, क्योंकि हमारा R&D का एक्सपेंडिचर बहुत कम है। डेटा मैं आपको दिखाऊंगा ये। तो US, UK और साउथ अफ्रीका, इसमें हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट रहा है, जिसमें 31.35% US है, 2.82% UK है और 2.58% जो साउथ अफ्रीका है। FDI इनफ्लो की बात करें तो ऑलमोस्ट 100% ऑफ द FDI ऑटोमेटिक रूट से जो है वो ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट्स में अब एलोकेटेड है। इसका मतलब कोई भी अगर आता है
और 100% कोई फार्मास्यूटिकल सेटअप क्रिएट करना चाहता है तो 100% अलाउड है ऑटोमेटेड अप्रूवल के अंदर में। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग इन डिफरेंट वेज कि भैया हम कैसे इसको इंकरेज कराएं। ये है एफडीआई इनफ्लो का डेटा जो ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो भारत में है 2000 से लेके 2024 तक, माफ कीजिएगा, लेट मी जस्ट गो बैक, या 2000 से लेके 2024 तक का ये डेटा है जिसपे दिखा रहा है कि कैसे एफडीआई फ्लो बढ़ रहा है। तो सॉरी 2010 से, वो 2020 से यहाँ पे, तो ये एफडीआई फ्लो बढ़ रहा है। तो अब देखिए धीरे धीरे एफडीआई फ्लो इंडिया में बढ़ ही रहा है। लास्ट ईयर थोड़ा सा स्लो हो गया था एफडीआई फ्लो, आई थिंक बिकॉज ऑफ मे बी ट्रम्प एंड अदर अनसर्टेनिटी थी, तो एवरीवन वे वेटिंग फॉर क्लैरिटी, एंड इस साल भी थोड़ा स्लो है, बट लग रहा है कि आने वाले टाइम पे इसमें कुछ इंक्रीमेंट आना चाहिए, कंसिडरिंग हम सब चाइना +1 में अभी भी लगे हुए हैं। इंडिया का एडवांटेज क्या है, ग्रोथ ड्राइवर क्या है, क्यों इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेटर कर रहा है, कि कॉस्ट एफिशिएंसी है, कि इंडिया मेडिकल टूरिज्म के अंदर में एक बहुत बड़ा हब बन रहा है। यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी में सस्ते में ट्रीटमेंट हो जाता है, ये बहुत बड़ा बेस है। इनफैक्ट मैं बंगाल में रहता हूँ और मैं जानता हूँ कि बांग्लादेश से कितने लोग आते हैं जो यहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हैं, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट vis-a-vis द कॉस्ट इज रिजनेबल इन इंडिया। एडवांस ट्रीटमेंट, डिजिटल पेनिट्रेशन, हम टेक के अंदर में जनरली बहुत अच्छे हैं, तो हम इनोवेशन को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, नया इनोवेशन भी लेके आते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। राइजिंग हेल्थ केयर डिमांड, क्योंकि बीमारियाँ कॉम्प्लेक्स हो रही है, ट्रीटमेंट भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो देयर इज डिमांड फॉर हाई हेल्थ केयर एंड शिफ्ट टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, कि हमारा डिपेंडेंसी ऑन एपीआई एंड अदर थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक चाइना, वी वांट टू रिड्यूस इट। इसीलिए ये सेक्टर फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है और ये बताता है कि क्यों हम कुछ चीज़ों में कमज़ोर हैं, और वो कमज़ोरी को दूर करना गवर्नमेंट का भी रोल है, प्लस ऑब्वियसली ऑल द प्राइवेट प्लेयर्स दे विल डू। तो R&D, which is a very important part of this entire sector, if you see इंडिया के अंदर में हम जो R&D में खर्चा करते हैं, which is only 0.7% of GDP, और अगर मैं इसको यहाँ पे रेवेन्यू से लिंक करवाऊँ तो केवल 6%, ओनली 6% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ इंडियन कंपनीज इज स्पेंड इन R&D, जो कि यूएस के अंदर में इट्स 19.8%। इमेजिन कीजिए यूएस के अंदर में जितना ये लोग पैसा कमाते हैं उसका 20% वो लोग R&D में डालते हैं। और ये ग्राफ भी ये चीज़ बताता है कि हमारी कंपनी देखिए यहाँ पर है और उनका R&D एक्सपेंडिचर देखिए कितना छोटा है, और यूएस के अंदर में देखिए ये बड़ी बड़ी इनकी रेवेन्यूज़ है और R&D एक्सपेंडिचर कितना सही है। परसेंटेज तो उसमें भी आप कन्वर्ट करोगे ना तो मोटा मोटी यही आएगा 20%। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी ना क्लियरली कि कैसे यूएस के अंदर में जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, बिकॉज दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन R&D, उसके कारण जो बड़ा पैसा जो बनता है ना वो न्यू डिस्कवरी में, जेनरिक के अंदर में उतना पैसा नहीं बनता है। बट ठीक है, इंडिया ने अपना एक स्पेस बना रखा है, हम रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छा करते हैं, तो शायद जेनरिक के अंदर में हम एक बड़ा काम कर लिए तो कर लिए, लेकिन यहाँ से अगर जो भी कंपनी R&D में ज़्यादा खर्चा करेगी वो डेफिनेटली नई डिस्कवरी करने में बेटर काम कर पाएगी, तो बेटर रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। ये इंडिया का पूरा ओवरऑल स्कीमा है, जहाँ पर दिख रहा है कि इंडिया अब हो गया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे 3000 फार्मा कंपनीज है, 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हम बड़े बहुत हैं। हम एक्चुअली में दवाइयाँ आउटसोर्स करवा के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जेनरिक दवाइयाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वी आर क्वाइट बिग। टोटल इंपोर्ट देखेंगे ना, प्रॉब्लम है कि इंपोर्ट हमारा बहुत है और एपीआई इंपोर्ट एक्चुअली सबसे बड़ा है। ऑल्दो हम दुनिया का एक्सपोर्ट में डिसेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं, बट मोस्टली वो जेनरिक दवाइयों का ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, जो पेटेंटेड दवाई है उसका एक्सपोर्ट इंडिया से उतना नहीं होता है। ग्लोबल इवोल्यूशन ऑफ फार्मा, अगर हम इस चार्ट को देखें तो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है वो रेवेन्यू तकरीबन 1 ट्रिलियन इन 2014 से 1.5 ट्रिलियन इन 2024, और इंडिया का इंडस्ट्री देखें तो 58 बिलियन, जो कि प्रोजेक्टेड है 130 बिलियन, और 2047 तक 400 से 450 बिलियन का मार्केट होने वाला है। अब आते हैं जो एक और मुद्दा है, वो है टैरिफ का। ये जो टैरिफ वॉर है, जो कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, दवाइयाँ आ रही है इंडिया से, उस पर तो टैरिफ ही नहीं लग रहा है, और इंडिया टैरिफ पे टैरिफ चार्ज कर रहा है। जैसे सनी देओल ने कहा ना, तारीख पे तारीख, वैसे ही ये कह रहे हैं टैरिफ। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर टैरिफ आ गया 25% टैरिफ अगर यूएस इम्प्लीमेंट कर देता है, तो जैसे सन फार्मा में इतना रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट है यूएस पे,
औरबिंदो में इतना है, डॉक्टर रेड्डी में इतना है, जाइडस में इतना, तो सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट जो है, और जनरली एक्सपोर्ट सारे जेनरिक ही है, तो सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट गोज टू यूएस, जिसका टैरिफ के कारण एक इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट दैट इम्पैक्ट कुड बी शॉर्ट लिव्ड, मे नॉट बी, देखते हैं क्या करते हैं, बिकॉज दैट्स वन रिस्क विद द इंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग राइट नाउ, कि हाउ द डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू नेगोशिएट, बिकॉज उनको भी दवाइयाँ तो चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी दवाइयाँ यूएस में बनेंगी, उनको तो फैक्ट्री तो चाहिए जहाँ पर दवाइयाँ बनेंगी। अब चाइना एपीआई बनाता है तो वही बना सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि स्विट्जरलैंड में जाके एपीआई बनेगा। तो लेट्स सी, यू नो, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सो लेट्स सी वेयर द टैरिफ वॉर टेक अस टू। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम एरिया है विच इज़ चाइना। चाइना का डिपेंडेंसी इंडिया पे बहुत है, तो सॉरी, इंडिया का डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत है, 65 से 70% ऑफ एपीआई रिक्वायरमेंट, जो कि बेसिक रॉ मटेरियल होता है दवाइयाँ बनाने के लिए, वो चाइना पे डिपेंडेंसी है। और ये देखिए, ये साइज इंडिया का एपीआई इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, और जो भी कंपनी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में है, वो चाइना प्लस वन का मेजर बेनिफिशियरी है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि इंडिया भी चाहता है कि चाइना से इम्पोर्ट कम हो जाए और चाइना प्लस वन वर्क करे, तो मुझे लगता है वो कंपनीज विल कंटिन्यू टू फेस, बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया से फार्मा का एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, फार्मा इंडस्ट्री तो बढ़ेगी, तो एपीआई की रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी। अब हम कितना चाइना से लेते रहेंगे, अल्टीमेटली एक पॉइंट में जाके ये 75-70%, इवेंचुअली 50% से कम होना चाहिए ना, तभी हम सेल्फ रिलायंट अपने आप को बोल पाएंगे। ओके, सो हाउ इंडिया इज अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ एपीआई? तो support for 41 critical APIs, announcement of 15,000 crore incentive package, increase in local production, focus on sustainability, green, monitoring and diversifying imports, partnership for technology transfers, goal to reduce China's import by 50%. This is the roadmap which government has कि हमको डिपेंडेंसी ऑफ चाइना कम करना है इस एस्पेक्ट के अंदर में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा हमको मिला, एंड थैंक्स टू माय टीम फॉर गिविंग दिस डेटा, कि जो टॉप कंपनी है यूएस में और टॉप कंपनी इंडिया में, टॉप ग्लोबल कंपनी टॉप इंडिया की टॉप कंपनी है सन फार्मा, जिसका $6.3 बिलियन का रेवेन्यू है, और फाइजर जिसका $50 बिलियन का रेवेन्यू है। इसका रेवेन्यू, टॉप कंपनीज का टिपिकल रेवेन्यू इंडिया में है 3 बिलियन से 6 बिलियन, यहाँ 40 बिलियन से 100 बिलियन। जनरली बिजनेस मॉडल जो इंडिया में है वो है एपीआई, जेनरिक फॉर्मुलेशंस, और जो बाहर वाली कंपनी उसमें इनोवेटिव ड्रग्स, बायोफार्मा, वैक्सीन। R&D इन्वेस्टमेंट 6 से 10%, जो मैंने आपको कहा, बाहर 15 से 20%। कॉस्ट एफिशिएंसी इज आवर कोर स्ट्रेंथ, और वहाँ पर कटिंग एज रिसर्च इज द स्ट्रेंथ। मार्केट रीच, एक्सपोर्ट टू 150 कंट्रीज, यहाँ पर ग्लोबल प्रेजेंस है, फाइजर और ये सब कंपनीज का ग्लोबल प्रेजेंस है। और ब्लॉकबस्टर ड्रग हमारा तो काफ़ी कम है, लेकिन बाहर में 1 बिलियन प्लस रेवेन्यू वाले भी दवाइयाँ हैं, जैसे केंट्रूडा, ह्यूमिरा एक्सेट्रा। तो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है बाहर की फार्मा कंपनी और इंडिया की दवाई वाली कंपनियों में। तो फार्मा स्टार्टअप्स पे भी काफ़ी गवर्नमेंट का फोकस है। आप देखिए, अब नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो फार्मा पे फोकस है, 283, 451, 663, और भी नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। कितने स्टार्टअप्स एक्चुअली R&D कर रहे हैं, कितने वो नए दवाइयाँ बना रहे हैं, ये कितना डिस्ट्रीब्यूशन में है, वो तो डेटा अपने पास रेडीमेड नहीं है, बट लार्जली इंडिया क्योंकि बैकवर्ड इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा है, रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, तो पॉसिबली माई बिलीव इज दैट वो स्टार्टअप्स भी यही कर रहे होंगे। R&D के अंदर में जनरली पैसा कम लोग खर्चा करते हैं। तो CDMO के अंदर में क्या क्या कंपनीज है? तो CDMO में जेनरिक के अंदर में ग्लेनमार्क, विंडलास, हिकल। CDMO पेटेंट के अंदर में सुवन फार्मा, डिवीज, सिजन, लॉरस लैब और न्यूलैंड। ओके, ये हो गया पेटेंटेड CDMO, मतलब पेटेंटेड जो कंपनी है वो इनसे मैन्युफैक्चर करवा रही है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, ठीक है। एपीआई के अंदर में, स्पेशलिटी एपीआई में न्यूलैंड है, जेनरिक के अंदर में इप्सा, SMS एंड सोलारा। ओके, एंड फॉर्मुलेटर्स के अंदर में लिंकन, कैप्लिन पॉइंट। मतलब यूएस के लिए जो फॉर्मुलेट कर रहा है वो है सन फार्मा, लुपिन, एलेम्बिक और अजंता फार्मा। ओके, और इंटरमीडिएरीज, एनसी जो न्यू केमिकल इंजीनियरिंग है ना, याद है ना, एनसी के अंदर में वोकाथ, जिसने अभी एक कैंसर का एक बड़ा नया डिस्कवरी किया है ड्रग का, ऑर्चिड फार्मा, शिल्पा, सुवेन लाइफ साइंस। और इंटरमीडिएरीज के अंदर में जो कि एजेंट का काम करती है इधर से उधर में, उसमें न्यूलैंड, एमी ऑर्गेनिक्स, SRF और ब्लूजेट हेल्थ केयर, जो कि रिसेंट लिस्टेड कंपनी में है। तो ये
पूरा इंडस्ट्री के बारे में बहुत ही छोटा सा वीडियो था। कोशिश किया कि बेसिक फ्रेमवर्क आपको बता दूं, बट ऑब्वियसली आपको एडवांस स्टडी तो करना पड़ेगा। ये बेसिक स्टडी से तो आप इन्वेस्ट करना नहीं चालू कर सकते, और ये तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, तो आपको ट्रैक भी करना पड़ेगा इनका प्राइस एक्शन। दीज आर द फ्यू सोर्सेस जहाँ से हमने डेटा लिया, बट थोड़ा एडवांस रिसर्च के लिए मेरा सजेशन ये रहता है कि आप सबसे पहले तो स्टॉकेज में जाइए। ठीक है, स्टॉकेज के अंदर में आप सेक्टर में जाइए और यहाँ पर आप सर्च कीजिए फार्मा। ओके, ठीक है, अब फार्मा हेल्थ केयर के अंदर में आप चलिए, हेल्थ केयर में जाइए। तो लेट्स गो इनसाइड, अंदर चलिए अंदर चलिए अंदर चलिए, क्या चक्कर है, एंटायर हेल्थ केयर इंडस्ट्री। या अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर में, सेक्टर के अंदर में इंडस्ट्री क्या क्या है, फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स जिसकी अपने आज बात की है, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक, मतलब जो अपोलो हो गया या डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया वो सब आ गए, और मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर एक्सेसरीज, जो कि अगेन वो भी एक चाइना प्लस वन है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि इंडिया में ही मेडिकल इक्विपमेंट के सप्लायर आ जाए। तो मार्केट कैप वाइज देखेंगे तो ये 22 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। हॉस्पिटल्स का मार्केट कैप 4,65,000 करोड़ है। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल तो सबसे बड़ा था, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स है जो कि लिस्टेड नहीं है, राइट, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो लिस्टेड नहीं है, तो मार्केट कैप नहीं देख सकते आप। रेवेन्यू देखोगे तो पूरा इंडस्ट्री का 60% रेवेन्यू जो है वो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर है, उसके बाद 20% जो है वो दवाइयाँ हैं। अब फार्मा और ड्रग्स के अंदर में अगर हम जाते हैं तो इतने सारी कंपनीज हैं जो, और हर कंपनी एक यूनिक काम कर रही है, उसका एक यूनिक ओरिएंटेशन है। तो जब मैं फंडामेंटल इन्वेस्टर हूँ तो मुझे हर कंपनी का डीप जाना पड़ेगा कि ये क्या करती है, कैसे करती है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका पूरा कॉन कॉल पढ़ना पड़ेगा, बैलेंस शीट पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब मैं किसी भी कंपनी में जाऊँ तो वहाँ पर मुझे पूरा डिटेल इसका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि हम डॉक्यूमेंट में जाएँ और यहाँ पर हम ये कॉन कॉल्स है ना, ये सारे कॉन कॉल्स को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कंपनी के डीप में जा सकते हैं। मैंने जब बड़े इन्वेस्टर लोग से बातचीत करता हूँ मैं, तो कहते हैं कि भैया पिछले 10 साल का कॉन कॉल पढ़ना चाहिए कि क्या उन्होंने कहा था और क्या हुआ, तब आपको समझ में आती है कि ये कंपनी एक्चुअली कर रही है। अगर आप डीप फंडामेंटल कर रहे तो या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखना चाहिए, और अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं तो आपको डिटेल में एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, तब जाके हम एक व्यू बना सकते हैं कि ये कंपनी कैसी लग रही है। बट अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर है मेरे जैसे, तो आप इसको ट्रैकर में डाल दिए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे वो स्टॉक्स देखना है जिसमें मोमेंटम हो सकता है। जैसे एक तरीका मेरा मोमेंटम आइडेंटिफाई करने का भी, सबसे पहले तो ब्रेथ देख लो, अरे भाई इसमें पॉजिटिव ब्रेथ है, हाँ इसमें पॉजिटिव ब्रेथ है, इसका मतलब ये सेक्टर देखने लायक है, ये इंडस्ट्री देखने लायक है। अब टेक्निकल में जाके, ईएमए में जाके ये देख लेता हूँ कि कौन सा स्टॉक जो है वो अपने ईएमए के हाई पॉइंट पे है। तो सन फार्मा अपने सारे ईएमए के ऊपर है, डिवीज लैब अपने ईएमए के ऊपर है। एक काम करते हैं, डिवीज लैब में चलते हैं और इसका चार्ट को थोड़ा स्टडी करते हैं। तो ये डिवीज लैब का चार्ट है, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ये 20 डे मूविंग एवरेज है, इसका एक 50 डे मूविंग एवरेज भी अपने ऐड कर लेते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज कैसे ऐड करते हैं, चलो भैया 50 डे मूविंग एवरेज किधर हो तुम, सिंपल नहीं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर ऐड हो गया, इसको सेव कर लेते हैं और आरएस ऐड कर लेते हैं जो कि मेरा इंडिकेटर है। आरएस कहाँ हो तुम, आरएस मेरे मित्र, आरएस किधर हो, ये रहे, या आरएस 55 में ऐड कर लेता हूँ, ज़बरदस्त। और आरएसआई ऐड कर लेता हूँ जो मुझे शॉर्ट टर्म मोमेंटम दिखाता है ना, आरएसआई ऐड कर लिया, इसको सेव कर लेता है। वाह फैंटास्टिक, तो ये टेम्पलेट मेरा सेव हो गया, इसको यहाँ भी सेव दबा दूँ ताकि ये परमानेंट सेव हो जाए। लवली। तो अब इसको देख के मेरे को क्या लग रहा है कि इसका आरएस ऑलमोस्ट फ्लैट है, अभी 0 के आसपास है, विच इज गुड। आरएसआई 50 के ऊपर चला गया और ये स्टॉक है अपना 200 मूविंग एवरेज के पास है। और इस स्टॉक के अंदर में देखिए क्या खास, मैं आपको एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर ताकि अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ये एक रेंज बना रहा है, ये एक रेंज है। टिपिकली एक स्टॉक जब रेंज में आता है और आरएसआई ऊपर जाता है और आरएस भी 0 के ऊपर रहता है तो इसमें ब्रेकआउट होने की संभावना रहती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिस पे मैं ध्यान रखूंगा, बिकॉज एक रेंज में ये स्टॉक चल रहा है। ठीक है, डिवीज लैब। दूसरा अपने स्टॉक देखते हैं, से फॉर एग्जांपल अपने सिप्ला में चलते हैं। तो लेट्स गो टू सिप्ला, सेम थॉट प्रोसेस। सिप्ला पहले एक काम करते हैं, इसका एक व्यू बना लेते हैं सिप्ला के अंदर में कि इसके अंदर में हो क्या रहा है। तो एक्चुअली इसमें अभी स्टॉकेज में इतने टैब्स हो गए ना, बड़ा ज़बरदस्त है। इसको ना मैं स्कैन टैब को थोड़ा पास में लेके आ जाता हूँ बिकॉज ये मेरा फेवरेट टैब है। तो स्टॉकेज एक्चुअली आपको कस्टमाइज करने का मौका देता है। हाँ, द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया ऐप जिस पे आप एक्चुअली टैब को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्रेडर व्यू में, ट्रेडर व्यू नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट व्यू में आता हूँ, मैं थोड़ा इसको कस्टमाइज़ करता हूँ। तो कस्टमाइज़ करके ये जो मेरा जो स्कैन वाला है ना, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। तो स्कैन, तुम जरा ऊपर आओगे प्लीज़, चलो 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 चलो,
इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। कैसे ऊपर लाते हैं इसको, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ। और रीऑर्डर, सॉरी माफ कीजिएगा, रीऑर्डर। यस 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 यस, ओके ओके, मैं इसको रीऑर्डर कर सकता हूँ। स्कैन को, कहाँ गया स्कैन, ये स्कैन, इसको मैं ऊपर ले चलता हूँ। तो चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो भैया ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। वाह फैंटास्टिक, वाह। एक काम कर, इतना भी ऊपर नहीं चाहिए, प्राइस और चार्ट के जस्ट पहले, बस परफेक्ट, ये हो गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सुपर, नाउ लेट्स गो बैक। अब मेरा स्कैन सामने आ गया। सबसे पहले तो मैं स्कैन देखूंगा कि इसमें क्या चल रहा है। तो ये क्लोज लास्ट मंथ के हाई के पास है, प्रीवियस हाई के ऊपर है, क्लोज अबव। अरे वाह, इसमें तो बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बातें आ रही है, और ये आउट परफॉर्म भी कर रहा है। फैंटास्टिक। फंडामेंटली इसके अंदर में क्या क्या हुआ है, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, कितना हाई है भाई, 16% आरओई है, बहुत अच्छी बात है। इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव भी हो रही है, 12.5 से 16 हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कैपिटल इंप्लॉयड भी इसका हाई है, मतलब फंडामेंटली बेसिक लेवल पे देखा जाए तो कंपनी अच्छा कर रही है। तो टेक्निकली और फंडामेंटली हमने कन्विंस हो गए। अब सिप्ला का चार्ट देखते हैं। ओहो क्या बात है, ये देखिए, ये आरएस पॉजिटिव है, आरएसआई 50 के ऊपर है। ये मूविंग एवरेज जो है वो कन्वर्ज कर दिया, प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये स्टॉक मेरे लिए एक पॉजिटिव रडार हो गया। तो मोमेंटम इन्वेस्टर क्या करता है, थीम से कन्विंस होके स्टॉक पे जाता है, और स्टॉक्स में, जिन स्टॉक के अंदर में रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा फेवरेबल लगता है, उस पर पार्टिसिपेट करता है। और अगर डिटेल में सीखना है ना मोमेंटम इन्वेस्टिंग, तो मेरे यूट्यूब चैनल में लर्न टू ट्रेड देख लीजिएगा, वहाँ सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। और रियल टाइम मेरे साथ जुड़ना है, मेरी टीम के साथ जुड़ना है, रियल टाइम ये सब डिस्कशन करना है, तो कुछ नहीं करना है, खाली स्टॉकेज क्लब का मेंबरशिप लेना है, जो कि मैं दावा करता हूँ कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं हम लोग सीरियस लोगों के लिए। स्टॉकेज क्लब में आना है, और यहाँ पर लर्न टू इन्वेस्ट के अंदर में जो क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछो, जिसका जवाब मैं और मेरी टीम मिलके देंगे। स्टॉकेज सोशल में कैसे आते हैं, कुछ नहीं है, स्टॉकेज क्लब है, उसका मेंबरशिप लेना है। जाइए प्राइसिंग में, स्टॉकेज की वेबसाइट है, प्राइसिंग में वहाँ क्लब है, क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा WIV50, विवेक का WIV50, और 50% ऑफ फॉर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट। ये करिए, क्लब में आइए, लेट्स बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट, जो सीख के समझ के खुद करना चाहते हैं, और ये जो लगे हुए ना टिप प्रोवाइडर्स और ब्रोकर जो आपको ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं, उनसे बचना चाहते हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, आई होप दिस वीडियो वाज गुड, मुझे बहुत मजा आया। और ऐसे बस आप भी सीखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। दैट्स इट, एंड वी ऑल विल ग्रो टुगेदर। जितना हम सीखेंगे उतना हाई चांस है कि हम और बेटर काम कर पाएंगे। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।